हेलो एवरीवन, स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा डायगोनलाइजेशंस ऑफ मैट्रिक्स, कि हम एक मैट्रिक्स को कब डायगोनलाइजेबल बोलेंगे वो आज हम चेकआउट करेंगे, उससे रिलेटेड रिजल्ट करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए एन क्रॉस एन ऑर्डर मान लेते हैं, be said to be diagonalizable if, आप बोल सकते हो इट इज सिमिलर टू ए डायगोनल मैट्रिक्स, या आप सिमिलर की डेफिनेशन से लिख सकते हो कि इफ देयर एग्जिस्ट ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P such that P इनवर्स ए पी इज इक्वल टू डी, जहाँ पे D क्या होगी, एक डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अगर आपको ऐसी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मिल जाती है P, तो आप P इनवर्स ए पी करके वहाँ से एक मैट्रिक्स मिलेगी आपको D, जो डायगोनल होगी। तो ये P मिलने के बाद हम क्या बोल देंगे कि जो मैट्रिक्स गिवन है आपको वो क्या है, डायगोनलाइजेबल। ठीक है, तो जनरली जब हम बात करते हैं P की, जो रिजल्ट हम बनाएंगे वो हम इसी बेसिस पे बनाते हैं कि जो P हमारी n क्रॉस n की मैट्रिक्स बनती है, उसके अंदर जो n कॉलम्स होते हैं ये होते हैं आइगन वेक्टर्स, आइगन वेक्टर्स कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यूज। ठीक है, जो आइगन वैल्यूज हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग हम सारे के सारे आइगन वेक्टर्स निकाल लेते हैं। अगर हमें वो सभी के सभी n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स मिल गए क्योंकि जब आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग जब आइगन वेक्टर्स निकालते हैं तो कितने आइगन वेक्टर्स निकलते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट, फिर उनको इकट्ठा करते हैं सभी को, जितनी भी आइगन वैल्यू है। तो पॉसिबल आइगन वेक्टर्स अगर आपको n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स मिल जाते हैं, n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स आपको अगर मिल गए तो हम क्या कर लेते हैं, P को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो मेन काम हमारा भी यही रहेगा कि हमें कितने आइगन वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट मिलते हैं ए के कोरस्पॉन्डिंग, उसी बेसिस पे हमारे रिजल्ट्स होते हैं कि कब हम एक मैट्रिक्स को डायगोनलाइजेबल बोलते हैं। तो उन्हीं रिजल्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो हमारा पहला रिजल्ट रहता है कि ए इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेमडा इज इक्वल टू अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेमडा, और ऐसा हर एक लेमडा के लिए हो, यानी कि फॉर ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए। अगर हर एक आइगन वैल्यू की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी के बराबर हो जाती है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी और अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऐसा हर एक आइगन वैल्यू के लिए अगर हो जाए, तो यहाँ से हमारा रिजल्ट बन जाता है कि वो आपकी मैट्रिक्स क्या होगी, डायगोनलाइजेबल। अब देखो, जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है वो क्या होते हैं, लेमडा के कोरस्पॉन्डिंग लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। ठीक है, यानी कि और जितनी भी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है, मान लो कि लेमडा 1, लेमडा 2 और लेमडा 3 तीन आपकी आइगन वैल्यूज मिल रही थी, और ये R1 टाइम आया था अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, R2 और ये R3। ठीक है, इन सब का सम कितना होगा, n के बराबर। सभी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी का सम क्या हो गया, n के बराबर। अब देखो, अगर ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी के बराबर होगी तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी R1 होगी, यानी कि लेमडा 1 के कोरस्पॉन्डिंग R1 हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स मिल चुके। सेम एज इट इज यहाँ होगा और सेम यहाँ प्रोसेस होगा,
यानी कि हमें टोटल लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगनवेक्टर्स कितने मिलेंगे, क्योंकि अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी के बराबर है तो ये सम भी n के बराबर ही आएगा, यानी कि हमें n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगनवेक्टर्स मिल जाएंगे। और हम क्या इवैल्यूएट कर लेंगे, p, जो जहाँ से p इन्वर्टिबल हो जाएगी, क्योंकि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो हमें इस केस में मिल जाती है p। तो हम क्या बोल देते हैं कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी और अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी अगर होगी इक्वल तो डायनेजेबल होगी, अगर डायनेजेबल है तो ये रिजल्ट होता है। ठीक है, फिर इसके बाद सेकंड रिजल्ट जो आता है कि A इज डायनेजेबल ये भी इफ एंड ओनली में होता है। A is diagonalizable if and only if minimal polynomial of A is the product of linear factors, यानी कि अगर किसी ए के लिए अगर आइगन वैल्यू लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3 आ रही हैं और इनकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी हम मान लेते हैं कि R1, R2 और R3 हैं। ठीक है, तो जो मिनिमल पोलिनोमियल अगर आपको ऐसा मिलता है में x इज इक्वल टू एक्स माइनस लेमडा 1, एक्स माइनस लेमडा 2, एक्स माइनस लेमडा 3, तो इससे इफ एंड ओनली इफ केस कैसे बनता है वो भी हम देखते हैं कि जब हमारा इसके कोरस्पोंडिंग आप कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल लिखोगे तो वो आएगा x माइनस लेमडा 1 की पावर R1, x माइनस लेमडा 2 की पावर R2 और x माइनस लेमडा 3 की पावर R3। अब हमने जब कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल और मिनिमल पोलिनोमियल फाइंड आउट किया था उस वीडियो में हमने क्या देखा था कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालते हैं, हम R1 की पार्टीशंस करते हैं। ठीक है, R1 के लिए पार्टीशंस करते हैं, उसके अंदर जाके जो मिनिमल पोलिनोमियल के अंदर x माइनस लेमडा 1 की पावर आ रही होती है वो पार्ट सेलेक्ट करते हैं उसका कि किस में मैक्सिमम। अब जब 1 मैक्सिमम आएगा तो मतलब कि R1 को 1 प्लस 1 प्लस अप टू 1 R1 टाइम्स 1 1 में तोड़ा गया होगा, तो आप समझ सकते हो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी आ जाएगी, R1 निकल आएगी। यानी कि अगर पावर 1 आ रही है, लीनियर फैक्टर आ रहा है, तो आपको ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी R1 ही मिलेगी जो कि अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी के बराबर होगी। तो पहला रिजल्ट हमने किया हुआ है, यानी कि अगर आपका मिनिमल पोलिनोमियल लीनियर फैक्टर में आएगा तो वो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी को अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी के बराबर करके देगा। ठीक है, इसी तरह से उल्टा लेके चलोगे कि अगर डायगोनलाइजेबल है तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल होंगी, तो ये केस अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस रिजल्ट को भी देख सकते हो, इजीली समझ सकते हो। फिर हमारा थर्ड रिजल्ट तो नहीं है लेकिन एग्जांपल ले सकते हैं, उसी का यूज़ करके हम फोर्थ रिजल्ट बना देंगे कि जीरो मैट्रिक्स है कोई भी n क्रॉस n की, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है n क्रॉस n की, या फिर स्केलर मैट्रिक्स है। ये मेनली आप एग्जांपल है कि जीरो मैट्रिक्स ऑल आर डायगोनलाइजेबल, ये डायगोनलाइजेबल होती हैं, ये आपने ध्यान रखना है। ये क्यों होती है, क्योंकि जब आइडेंटिटी या जीरो मैट्रिक्स जब हम उठाएंगे तो हमने क्या करना होता है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, क्योंकि जीरो और इसके पास एक एक अकेली आइगन वैल्यू है, इसके पास जीरो है, इसके पास 1 है। तो जब हम इस आइडेंटिटी को लेके चलेंगे और वहाँ पे ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ a माइनस लेमडा, लेमडा यहाँ पे क्या आती है 1, तो आई ए क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, माइनस आई करोगे तो मैट्रिक्स क्या बनेगी, और ये होता क्या है n माइनस रैंक ऑफ a माइनस आई। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 लिखोगे आइडेंटिटी केस में तो ये आएगा। अब a अगर आपकी क्या है जीरो मैट्रिक्स, ओ सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो a माइनस वहाँ आई क्या हो जाएगा 0, तो ये रैंक कितना होगा जीरो मैट्रिक्स का 0, तो ये आ जाएगा n। यानी कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 की कितनी है n, और अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी होती है n। तो यहाँ से आइडेंटिटी मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स भी सेम इस प्रोसेस से आप देख सकते हो, ये भी डायगोनलाइजेबल होगी। और सेम केस आपका स्केलर मैट्रिक्स
इसी तरह से डायगोनलाइजेबल आप प्रूफ कर सकते हो, क्योंकि इनकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाती हैं, इक्वल। फिर हमारा रिजल्ट है कि इफ all eigenvalues are distinct, अगर आपकी सारी की सारी आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है, देन ए इज डायगोनलाइजेबल। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अगर सारी की सारी आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है तो मिनिमल पोलिनोमियल और कैरेक्टरिस्टिक दोनों बराबर होंगे, x माइनस लेमडा 1 पावर सारी की सारी 1 आएंगी, यानी कि इस केस में आपका मिनिमल पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, लीनियर फैक्टर्स की प्रोडक्ट में आ जाएगा। तो वहां से हमने देख लिया कि कैसे किया जाता है। लेकिन कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू, कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू, कन्वर्स जरूरी नहीं ट्रू होगा। आप ऊपर एग्जाम्पल देख सकते हो, ये जीरो आइडेंटिटी और स्केलर मैट्रिक्स ये हमने ली हुई है, जो डायगोनलाइजेबल है। यहाँ पे भी आप देखोगे सारी की सारी आइगन वैल्यू क्या है, सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि जब डायगोनलाइजेबल होगी तो आपकी आइगन वैल्यू सेम डिस्टिंक्ट आए, लेकिन अगर आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट हैं तो पक्का आपकी ये क्या होगी, डायगोनलाइजेबल। ये आपका फोर्थ रिजल्ट आ जाएगा। फिर फिफ्थ में आप ले सकते हो आइडोपोटेंट मैट्रिक्स, आइडोपोटेंट मैट्रिक्स ऑलवेज डायगोनलाइजेबल। तो जो भी मैट्रिक्स आप चेक करते हो अगर वो आइडोपोटेंट है तो उसको हम डायगोनलाइजेबल बोलेंगे, डायगोनलाइजेबल वो होगी। ये कैसे चेक करोगे, क्योंकि आइडोपोटेंट मैट्रिक्स कौन सी होती है कि ऐसी मैट्रिक्स, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर करने पे इटसेल्फ वही आ जाती है, इसको प्रोजेक्शन मैट्रिक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से यानी कि जो मैट्रिक्स आइडोपोटेंट होगी वो आपकी सेटिस्फाई करेगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करने वाली है। अगर इस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगी तो इसके मिनिमल पोलिनोमियल की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, या तो वो x होगा, या फिर वो x माइनस 1 होगा, या x माइनस 1 होगा। x कब हो सकता है, जब वो जीरो आए, x माइनस 1 जब आइडेंटिटी आए, और ये जब इनके अलावा अदर देन जीरो और आइडेंटिटी आएगा, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है मिनिमल पोलिनोमियल की इन द केस ऑफ आइडोपोटेंट मैट्रिक्स। तो आप तीनों केसेस में देख सकते हैं कि जो मिनिमल पोलिनोमियल है वो लीनियर फैक्टर्स की प्रोडक्ट में आ रहा है, जो कि सेकंड रिजल्ट से प्रूफ हो जाएगा कि आइडोपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनलाइजेबल। ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स ऑलवेज डायगोनलाइजेबल, ये भी डायगोनलाइजेबल होगी। अब इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स कौन सी होती हैं, अगर आप कोई स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हो और उसका स्क्वायर करने पे आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाती है तो उस मैट्रिक्स को हम इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहाँ से यानी कि जो मैट्रिक्स इन्वोल्यूटरी होगी वो आपका सेटिस्फाई करेगी एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इस पोलिनोमियल को क्या करेगी, वो सेटिस्फाई करने वाली है। यानी कि x माइनस 1 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इस पोलिनोमियल को। यानी कि यहाँ से मिनिमल पोलिनोमियल क्या क्या हो सकता है, या तो वो आपका x माइनस 1 हो सकता है, या x प्लस 1 हो सकता है, या फिर ये पूरा का पूरा x माइनस 1 और x प्लस 1 आ जाए। ठीक है। तो यहाँ से तीन पॉसिबिलिटीज मिलेंगी मिनिमल पोलिनोमियल की, और तीनों केसेस में आप देख पाओगे कि सब के सब मिनिमल पोलिनोमियल क्या है, लीनियर फैक्टर्स की प्रोडक्ट है। तो यहाँ से हम बोलते हैं कि जो इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स होती है वो ऑलवेज क्या होगी, डायगोनलाइजेबल। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि आप निलपोटेंट मैट्रिक्स के बारे में क्या बोल सकते हो। निलपोटेंट मैट्रिक्स may or may not be डायगोनलाइजेबल।
तो इसमें भी हम चेक कर लेते हैं कि किस केस में निलपोटेंट मैट्रिक्स डायगोनालाइजेबल होगी और किस केस में नहीं होगी। तो यहाँ पे ओनली पॉसिबिलिटी होती है कि ओनली जीरो मैट्रिक्स इज डायगोनालाइजेबल, ओनली जीरो मैट्रिक्स को ही हम क्या बोल सकते हैं, डायगोनालाइजेबल बोलते हैं। अदरवाइज कोई भी अगर नॉन जीरो निलपोटेंट मैट्रिक्स नेवर बी डायगोनालाइजेबल। अगर नॉन जीरो निलपोटेंट मैट्रिक्स आपको दे रखी है तो वो कभी भी डायगोनालाइजेबल नहीं हो सकती, ये आपने ध्यान रखना है। क्योंकि जीरो मैट्रिक्स हमने देखा है डायगोनालाइजेबल होती है, निलपोटेंट मैट्रिक्स भी जीरो मैट्रिक्स निलपोटेंट भी होती है, क्योंकि जीरो का स्क्वायर करने पे हमें जीरो मिलता है या जीरो पहले ही वन। तो और ऐसा भी देखा था हमने कि जीरो मैट्रिक्स अकेली ऐसी निलपोटेंट मैट्रिक्स है जिसका इंडेक्स वन होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं रैंक वन मैट्रिक्स। अगर आपको एक मैट्रिक्स ऐसी दी जाए जिसका रैंक वन है और दूसरी बात ट्रेस उसका क्या बोल दिया जाए, नॉन जीरो। अब हमने ये भी देखा था कि रैंक वन मैट्रिक्स ट्रेस ए नॉन जीरो के साथ क्या बनेगी, डायगोनालाइजेबल। और यहीं से अगर इसको यहां से लेके चलेंगे, ट्रेस अगर जीरो आ गया तो वो क्या बनेगी, निलपोटेंट। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो कि अगर रैंक वन मैट्रिक्स है तो वो या तो डायगोनालाइजेबल बनती है या निलपोटेंट बनेगी। ठीक है, वो कैसे चेक करोगे, अगर ट्रेस आपने लिया वो अगर नॉन जीरो आ जाता है तो वो डायगोनालाइजेबल होगी। अब ये चेक करते हैं कि डायगोनालाइजेबल कैसे हुआ। जब रैंक वन आया तो उसका मीनिंग क्या है कि उसका डिटर्मिनेंट जीरो आएगा, वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। अगर उसका डिटर्मिनेंट जीरो आ गया विच इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू एज जीरो। जीरो एक आइगन वैल्यू यहाँ पे पक्का होगी अगर डिटर्मिनेंट आपका जीरो आ गया। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि इस केस में ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ जीरो क्या होगी। तो यहाँ पे जब ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आप निकालोगे वो क्या होती है, n माइनस रैंक ऑफ a माइनस लेमडा आई। लेमडा यहाँ जीरो है तो रैंक ऑफ a ही आ जाएगा, यानी कि n माइनस वन। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इस केस में जब आपने ट्रेस को नॉन जीरो लिया हुआ है उस केस में, सॉरी अभी तक यहीं से चल रहे हैं कि n माइनस वन आ गया आपका। ठीक है, अब एक आइगन वैल्यू बच गई क्योंकि n ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो n माइनस वन आइगन वैल्यू हमें मिल चुकी, क्योंकि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी लेस देन इक्वल टू अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है। यानी कि कम से कम n माइनस वन टाइम जीरो आएगा और उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी n माइनस वन टाइम आ चुकी है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि एक आइगन वैल्यू जो बच चुकी है वो उसकी पॉसिबिलिटी, तो वो हम लेमडा मान लेते हैं पहले ही, और बाकी जीरो जीरो। तो ट्रेस किसके बराबर आएगा। अब देखो अगर आपने ट्रेस कुछ माना हुआ है, ट्रेस ऑफ ए ये डिपेंड कर गया, तो अगर ट्रेस नॉन जीरो है तो आपकी आइगन वैल्यू ट्रेस के बराबर आ चुकी। अगर ट्रेस जीरो है तो यानी कि सारी की सारी आइगन वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो उस केस में वो सारी की सारी आइगन वैल्यू जीरो है, यानी कि n आइगन वैल्यू है, लेकिन हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स कितने मिले, n माइनस वन, यानी इक्वल नहीं आया। इफ एंड ओनली का केस होता है तो डायगोनालाइजेबल नहीं होती। अगर आपने ट्रेस को जीरो लिया हुआ है, ट्रेस को नॉन जीरो लिया हुआ है, तो इस एक के कोरस्पोंडिंग अलग से आपको Li वेक्टर मिल जाएगा और n माइनस वन आपको जीरो के कोरस्पोंडिंग मिल रहे हैं। तो ओवरऑल आपको n आइगन वेक्टर्स मिल जाते हैं किस केस में, इस केस में, और यहाँ पे नहीं मिलते। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो कि अगर निलपोटेंट मैट्रिक्स जस्ट किस केस में हो सकती है डायगोनालाइजेबल, जब वो जीरो मैट्रिक्स हो। नेक्स्ट रिजल्ट स्टूडेंट आप याद रख सकते हो कि एवरी सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक ऑर्थोगोनल and
नॉर्मल matrices or all are always diagonalizable। अगर आपको कहीं भी मैट्रिक्स दी जाए जो सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक या ऑर्थोगोनल या नॉर्मल मैट्रिक्स क्या होती है, ए ट्रांसपोज कोम्यूट करना चाहिए अपने साथ, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अपनी मैट्रिक्स के साथ कोम्यूट करता है तो उसको हम नॉर्मल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स एवरी कॉम्प्लेक्स केस में, रियल केस में रियल सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक आ जाती हैं। एवरी हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन एंड यूनिटरी मैट्रिक्स matrices और always diagonalizable। ठीक है, और इस केस में अगर आपको चेक करना हो नॉर्मल तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज कंजुगेट हो जाता है। ठीक है, इस केस में ए ट्रांसपोज ए के साथ कोम्यूट कर रहा था, यहाँ पे ए ट्रांसपोज कंजुगेट करेगा कोम्यूट अपनी मैट्रिक्स के साथ, तो उसको हम इस केस में नॉर्मल बोल देंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आप लिख सकते हो कि ए मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल if and only if its Jordan canonical form is diagonal matrix। क्योंकि हमने देखा था जब जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म करी थी, डेफिनेशन की थी, तो वहाँ पे जो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म क्या होती है, वो ए के ही सिमिलर होती है। ठीक है, अगर आपकी जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म्स नॉन डायगोनल मैट्रिक्स आएगी तो वहाँ से जो मिनिमल पोलिनोमियल की पावर्स हैं वो आपकी लीनियर नहीं रहेगी, या आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये रिजल्ट भी आप देख सकते हो कि अगर आपको जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म पता है, वो डायगोनल मैट्रिक्स है, तो आप उसको डायगोनलाइजेबल बोलोगे। अगर डायगोनलाइजेबल है तो पक्का इफ़ एंड ओनली में केस होता है लीनियर फैक्टर्स वाला, तो वहाँ से जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म के डायगोनल मैट्रिक्स ही बनेगी। वहाँ पे मैक्सिमम ऑर्डर कितना पॉसिबल हो पाएगा।